लिए। देखिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आईसीएसई का क्लास 10 में ये बहुत बड़ा चैप्टर है और ये चैप्टर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एक और चैप्टर मिलेगा, तो वो है मैग्नेटिज्म। मतलब मैग्नेट में हम लोग करंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगर जब तक करंट आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर मैग्नेट आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट होगा तो वो आप उनको बताना, हाँ। और बीच बीच में हम पूछ लेंगे आप लोग से जो डाउट है। देखो करंट को पढ़ें उससे पहले जानो चार्ज के बारे में। ठीक है, सीधा स्टार्टिंग यहीं से, सबसे पहले जानो चार्ज के बारे में। और चार्ज के बारे में पता है कितने तरह का चार्ज होता है? दो तरह का चार्ज होता है। एक होता है प्लस चार्ज, ठीक है, और एक होता है माइनस चार्ज। दो चार्ज होता है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। ठीक, अच्छा चार्ज देखो, चार्ज दो तरह का, एक है प्लस एक है माइनस। हर जगह हम प्लस और माइनस नहीं दिखाएंगे। मतलब अगर कहीं चार्ज हमको दिखाना पड़े तो हम प्लस दिखाएं माइनस दिखाएं, ये नहीं दिखाएंगे। हम चार्ज के लिए एक सिंबल फिक्स कर दिए हैं, तो उसके लिए क्या सिंबल हम लोग फिक्स किए हैं वो ध्यान से देखो। उसके लिए हम लोग सिंबल फिक्स किए या तो क्यू या तो स्मॉल क्यू, मतलब या ये वाला या ये वाला। कहने का मतलब है, ठीक है, अगर कहीं पे क्यू है तो आप ये समझ लेना क्यू मतलब क्या होगा? क्यू का मतलब है चार्ज। ठीक है, चाहे स्मॉल हो चाहे बड़ा वाला हो, चाहे कोई भी, मतलब क्यू है तो मतलब चार्ज है। अब एक बात और बता रहे हैं, जब आप कैलोरीमेट्री में जाओगे तो वहाँ क्यू मतलब एनर्जी रिप्रेजेंट किया जाएगा। याद रखिएगा, क्यू का मतलब हर जगह चार्ज हो जरूरी नहीं है। इस चैप्टर में हम क्यू का मतलब चार्ज समझेंगे। ठीक है, अब चार्ज के लिए हमने सिंबल फिक्स कर दिया। चार्ज का यूनिट भी तो होगा ना, कितना चार्ज है। याद रखिएगा कितना चार्ज है, तो चार्ज के लिए यूनिट होता है कूलम। या तो पूरा लिख लो या तो इसका सिंबल होता है सी। सी मतलब कूलम। ठीक है, याद रखिएगा, या तो पूरा लिख लो या तो सी मतलब क्या होता है? कूलम। और ये सी कैपिटल होगा। याद रखिएगा, अगर कूलम लिखोगे तो स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल यानी कि COLUMB कूलम। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज के लिए मैंने क्या बताया? दो तरह का चार्ज होता है, एक है प्लस एक है माइनस। चार्ज का सिंबल मैंने फिक्स किया, मैंने नहीं, मतलब जिसने फिजिक्स बनाई है उसने फिक्स किया। चार्ज का यूनिट हो गया, किस में दिखाते हैं? कूलम में दिखाते हैं। अच्छा, और बताते हैं, देखो चार्ज का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होता है, किसी किताब में आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बहुत सारी किताबों में आपको चार्ज को एलोबरेट करने के लिए कुछ टर्म्स मिल जाएगा। कहने का मतलब जैसे अगर हम बताएं कि कंप्यूटर का क्या कोई फुल फॉर्म होता है? नहीं होता है, फिर भी बहुत सारी जगहों पे कंप्यूटर का फुल फॉर्म बता दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो चार्ज का ऐसे कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होता है। अब ये जानो, चार्ज कंटेन करने वाला पार्टिकल कौन होता है ये समझो पहले। देखो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसके ऊपर चार्ज होता है, कौन सा? नेगेटिव होता है। मालूम है ना कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर में कितना? -19 कूलम। पता है ना। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? हम प्लस दिखा रहे हैं, कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर में कितना? -19 कूलम। ये पता है आपको। और ये पता है न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? तो इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, क्योंकि ये क्या होता है? न्यूट्रल। इतना बेसिक है, आपको पता होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो चार्ज है ये किसी पर्टिकुलर क्या होगा? बॉडी पे होगा। याद रखो, हम बता रहे हैं ये जो चार्ज है ना, ये किसी बॉडी यानी कि किसी मास के ऊपर चार्ज होगा। ठीक है, बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। याद रखना, हम क्या बता रहे हैं, बिना चार्ज के मास हो सकता है। ये ब्लैक बोर्ड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं चार्ज है तो वहाँ पे मास होगा ही होगा। ये डिफरेंस है, ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब चार्ज तो किसी के ऊपर होगा ना, किसी मास के ऊपर होगा ना चार्ज, ये समझिएगा। ठीक है, अच्छा यहीं पे इसका प्रॉपर्टी भी होता है। देखो पहला सेक्शन ये था, दूसरा सेक्शन हम आपको बता रहे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आखिर चार्ज के पास कुछ तो क्वालिटी होगी ना, कुछ तो अपना प्रॉपर्टी होगा ना। तो अब ये प्रॉपर्टी आपको पता है, कौन सी प्रॉपर्टी? तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर कहीं प्लस है और कहीं प्लस है और दोनों एक दूसरे के पास आए तो ये दोनों आपस में रिपेल करता है। याद रखना, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल। इसी तरीके से माइनस वाला और माइनस वाला भी एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। मतलब इस टर्म से आप ये बता सकते हो कि जो सिमिलर चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख के आपको बता दे रहे हैं, जो सिमिलर चार्ज है, ठीक है, वो रिपेल करता है एक दूसरे को। याद रखिएगा, वो रिपेल ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। और दूसरे लाइन में क्या होगा? दूसरे लाइन में ये होता है कि मान लो कहीं पे प्लस है और कहीं पे माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट। मतलब माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यानी कि ये माइनस है
ये प्लस है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट। इसका मतलब है अपोजिट चार्ज क्या किया, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, चलो ये वाला साइड में लिख दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे दूसरे नंबर वाला ये लिख सकते हो कि जो अपोजिट चार्ज है, ठीक है, ये क्या किया, ये अट्रैक्ट किया एक दूसरे को, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इसके अलावा भी होता है इसके अलावा भी होता है कि दो तो हम बता दिए, इसके अलावा भी एक दो प्रॉपर्टी और होता है, उसको भी जान लो। देखो तीसरा नंबर क्या होता है, तीसरा नंबर ये समझो, तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। याद रखिएगा, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जो चार्ज है ना, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब समझाते हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, चार्ज है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। किसी को चार्ज देने का मतलब क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अच्छा, किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो कितना दोगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन दे, या तो दो दे, या तो तीन दे, या तो चार, या तो 10, या तो 50। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी को 5.5 इलेक्ट्रॉन हम दे, नहीं ना हो सकता है। कभी ऐसा बोल सकते हैं कि किसी को 10.5 इलेक्ट्रॉन हम दे दिए, नहीं ना बोल सकते हैं। मतलब जब भी किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो फिक्स अमाउंट में दे रहे हो। इसका मतलब है जब भी किसी को चार्ज दे रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं, फिक्स अमाउंट में दे रहे हैं। बात समझ में आ गया, कहानी को समझो। अगर किसी को हम चार्ज दे रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं, हमेशा फिक्स अमाउंट में दे रहे हैं। इसका मतलब है किसी को तुम 1 इलेक्ट्रॉन दिए, हाँ, किसी को तुम 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना ही दोगे ना। 1.6 × 10 के पावर में कितना, -19 कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज दोगे, 2 × 1.6 × 10 के पावर में कितना, -19 कूलम। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज दोगे, 10 × 1.6 × 10 के पावर में कितना, -19 कूलम। हाँ, इस केस में टोटल चार्ज ये है, इस केस में टोटल चार्ज ये, इस केस में टोटल चार्ज ये है। अगर किसी को n इलेक्ट्रॉन दे ना, मान लो कि 1 2 3 10 15 नहीं, n दे, तो उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी कि जो टोटल चार्ज है Q वो होता है ±NE। याद रखिएगा, प्लस माइनस मतलब प्लस, अगर प्लस चार्ज दिए तो प्लस, माइनस दिए तो माइनस। यहाँ प्लस माइनस का मतलब है चार्ज का नेचर बता रहा है वो। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। एन मतलब नंबर बता रहे ना, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बता रहे हैं, ये याद रखिएगा। एन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर बता रहे हैं। आई होप क्लियर। अरे भाई ऐसा समझो, दुकान में समोसा लेने गए, समोसा बेचने वाले से क्या बोलोगे, 5.5 समोसा दो। डिस्क्रीट नंबर में लोगे ना, 5 दो, 10 दो, 20 दो, 50 दो, कि एक कचौड़ी लेने के बाद में अब एक निवाला दे दो। ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं। घर में चलता है कि मम्मी एक निवाला और खिला दो, बस हो गया, मेरा पेट भर गया। वहाँ मम्मी नहीं बैठी है, वहाँ पापा भी नहीं बैठे, वहाँ पापा के पापा बैठे हुए हैं, याद रखना, ठीक है। पापा के पापा इन द सेंस दादाजी नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, वो दूसरे दादाजी बैठे हुए हैं, उनको सामान बेचना है। आई होप ये कहानी क्लियर। तो चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, इसी को बोलते हैं कि चार्ज हमेशा फिक्स अमाउंट में किसी को सप्लाई किया जाता है। याद रखिएगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऑलवेज सप्लाई इन अ फिक्स अमाउंट, ठीक है। कहीं बुक में देखो, बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है SSC में, इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है, ठीक है। नीचे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया। आगे सुनो, चौथा नंबर का जो पॉइंट बोला जाता है वो बोला जाता है चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कंजर्वेशन को भी फॉलो करता है। देखो यहाँ बताते रहे, चार्ज इज कंजर्व, इसका मतलब क्या है वो समझो पहले। इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिस्टम में, मतलब ऐसा समझो, यहाँ पे अगर 10 आदमी है और 10 को मिला के अगर 20 रुपया हो रहा है, देखो 10 आदमी है, 10 को मिला के 20 रुपया अगर हो रहा है, तो वो हर हाल में 20 रुपया ही रहेगा। चाहे एक दूसरे को कितना भी दे लो, टोटल कितना रहेगा। मान लो 10 आदमी एक दूसरे को पैसा लेना देना शुरू किया, लास्ट में कितना रहेगा, 20। पहले कितना था, 20। ये अलग बात है, एक के पास 2 हो जाएगा, दूसरे के पास 5 हो जाए, किसी के पास घट जाए, किसी के पास बढ़ जाए, लेकिन अल्टीमेट कितना रहेगा, 20। समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझो इस चीज़ को। हम बता रहे हैं, तुम और तुम्हारे भाई के पास में मिला के मान लो 20 रुपया है सपोज, ठीक है। तुम्हारे पास अभी 2 रुपया है, तुम्हारे भाई के पास मान लो 18 रुपया है। थोड़े दिन के बाद तुम उससे पैसा लिए, उसको दिए, जो भी किए, जोड़ के टोटल कितना होगा, 20 ही तो होगा ना। नहीं समझ में आया अभी भी,
अब नहीं समझ में आया तो इसको दिमाग लगाना घर पे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम ये बता रहे हैं कि भाई ये कोई डब्बा है, ऐसे समझो, यहाँ पे कुछ चार्ज है, यहाँ भी 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 कुछ चार्ज है, ठीक है। टोटल मिला के मान लो मेरे पास 20 कूलम चार्ज है सपोज। इस डब्बे को हम कितना भी हिलाएं डुलाएं कुछ भी करें, इसका चार्ज इस पे आ सकता है, इसका इस पे जा सकता है, इसका नहीं गया, कुछ भी हो, लेकिन उस डब्बे में कितना चार्ज रहेगा? रहेगा तो 20 ही ना, डब्बे से बाहर थोड़ा ना चला गया। यही है चार्ज इज कंजर्व। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में हम मानते हैं ये पूरा यूनिवर्स आइसोलेटेड है, ठीक है। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कुछ ऐसा ही है, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। वही कहानी है, एनर्जी ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। इसी तरीके से यहाँ जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। तो ये 4 पॉइंट आप मेनली याद रखो, इसके अलावा आपको ज़्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखो यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताएं, ये जो एक फॉर्मूला यहाँ निकल के आया है, इससे पहला एक न्यूमेरिकल ये बनता, देख लो यहाँ पे साथ साथ आपको बताते जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ चलेंगे, जहाँ जैसा जरूरत होगा वैसा बताएंगे, ठीक है। देखो एक होता ही है ना कि हम आपको बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर में कितना, -19 कूलम। आपको पता है ये नंबर बहुत छोटा है, मतलब ये अमाउंट बहुत छोटा है, ये पता है ना भाई। पावर माइनस है, फील करो, पावर जितना भी माइनस बढ़ता जाएगा माइनस में, वो चीज़ उतनी ही छोटी है, ये वैल्यू बहुत छोटी है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे 1 कूलम चार्ज भी नहीं है। तुम बोलोगे ना सर 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम मतलब बहुत होगा, नहीं। तुम सोच के देखो, हम बता रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो एकदम पित्ती सा इलेक्ट्रॉन है जिसको देख नहीं सकते हैं, उसके ऊपर चार्ज कितना है, बहुत कम चार्ज है। अगर तुमको 1 कूलम बनाना हो चार्ज तो ऐसे समझो, फिर समझाते हैं, देखो ऐसा समझो, देखो मतलब है 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम होता है कितने पे, एक इलेक्ट्रॉन पे। तो 1 कूलम कितने पे होगा, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा किसमें, इतने इलेक्ट्रॉन पे, इसको ऊपर भेजें, समझना, ये ऊपर जाके पावर नीचे नेगेटिव, ऊपर जाके पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ से एक खींचते हैं, ऐसे समझो, यहाँ से एक खींच लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 10 के पावर में कितना, 18 होगा, कोई दिक्कत। नीचे है 1.6, इसको उठाएं यहाँ पे डाल सकते हैं, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, 16 6 कितना होता है, 96 होता है। 6 पॉइंट लगभग 25 इंटू 10 के पावर में कितना, 18 इलेक्ट्रॉन, कितने के लिए, 1 कूलम के लिए। मतलब तुम सोच के देखो, ये नंबर देखो 10 के पावर में 18, मतलब बिलियन ट्रिलियंस के आगे भाग रहा है ये नंबर। हम बता रहे हैं इतना इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे होगा तब कहीं जाके 1 कूलम बनेगा। 18 मेरे घर से 10 के पावर में 19 है, यहाँ से 1 0 निकाले ना तो वहाँ पावर कम हुआ ना, क्लियर। हाँ वहीं से वो आ रहा था, दिखा नहीं आपको, हम दिखा दिए, कोई दिक्कत, क्लियर। इसमें अब हम ये बताना चाह रहे, जरा फील करो कि 1 कूलम इधर, 1 कूलम चार्ज अगर बनाना हो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतना, ये समझ में आया। अब यहाँ पे यही सवाल है, वर्ड्स में दिया हुआ कैसे, ऐसे दिया हुआ देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम चार्ज। बात नहीं, यहाँ देखो, यही देखो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम चार्ज। अगर आपको 1 कूलम चार्ज बनाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, यही ना। सेम ऐसे बना लो, या इसको बनाने का 2 तरीका। अभी आप देखें कि Q बराबर होता है NE, ठीक है। अभी देखें ना, Q मतलब चार्ज, कितना चार्ज बनाना है, 1 कूलम। N का मतलब नंबर, ये Q ऐसी मत दिखाओ। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर में कितना, N निकालना है, N निकाल लिए, 1.6 इंटू 10 के पावर में कितना आ जाएगा, -19, सॉल्व करके निकालना, यही आ जाएगा। चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, मतलब तुम फॉर्मूला से बनाओ या बिना फॉर्मूला बनाओ, कहानी वही है। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें समझ में आ गया ना। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको अगर 1 कूलम चार्ज बनाना है, मतलब तुम सोच के देखो कि कितना इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बहुत कम होता है, याद रखना, कम होता है, ठीक है।
बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आगे देखो, चलिए अब यहाँ पे एक बात और बताते हैं। इधर देखो, एक प्लस है एक माइनस है। हम प्लस माइनस अभी नहीं पकड़ रहे हैं, डायरेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम होगा इस वजह से, ठीक है, समझाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जैसा पकड़ लो, ठीक है, अपोजिट अभी नहीं पकड़ रहे हैं। देखो ये प्लस है ये प्लस है, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसको दिखाते किससे हैं? चार्ज को किससे दिखा रहे थे? क्यू सिंबल से। यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरे चार्ज को भी हम किससे दिखा रहे हैं? 1 2 क्या बता रहा है? पहला चार्ज दूसरा चार्ज। अगर मान लो बीच का डिस्टेंस r है, बीच का डिस्टेंस क्या है? r है सपोज। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा, ये दोनों एक दूसरे से कहाँ जाना चाहेगा? दूर। अच्छा, दूर जाएगा तो कोई फोर्स लगेगा ना? सोच के देखो भाई, बिना फोर्स के दूर क्यों जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना कि कोई चीज़ अगर एक दूसरे के पास आ रही है तो क्यों आ रही है? फोर्स लग रहा है ना। दूर जा रही है तो फोर्स लग रहा है ना। चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद रखना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। याद दिख रहा है ना? याद दिख रहा है ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अब ये होता कितना है ये समझो। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये याद रखना। अच्छा, ऐसा कुछ नियम नज़र आ रहा है? ग्रेविटेशन में पढ़े थे? नहीं नज़र आएगा, याद नहीं आएगा, पढ़ी नहीं हो तुम लोग? ग्रेविटेशन में ऐसे ही कुछ पढ़े थे ना, दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ता है, मास घटाएंगे तो फोर्स घटता है। डिस्टेंस जितना बढ़ेगा फोर्स उतना कम, डिस्टेंस जितना पास फोर्स उतना ज़्यादा। भाई, दो फ्रेंड है, एक ही क्लास में है, एक ही सेक्शन में है, मतलब क्लोज है, ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्शन होगा। एक दूसरे सेक्शन में है, एक तुम्हारे सेक्शन में है, दूर है तो कम अटेंशन होगा। बात को समझो। और वो लंदन चला जाए और तुम इंडिया में रह जाओ, तब तो कुछ समय के बाद वो ख़त्म। हम यही समझाना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ने, कहानी समझो, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स क्या होती है? कम होती है। सिंपल समझाने का तरीका। और डिस्टेंस घटने से फोर्स क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। बोलो सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब रिपल करता है तभी होता है ये, अट्रैक्ट करने में वही हाल। हाँ, तुम ऐसे बताओ ये ए और ये बी, दूसरा केस है ये ए और ये बी, और तीसरा केस है ये ए और ये बी। केस 1 बात नहीं, केस 2, केस 3। बताओ जिंदगी कहाँ बर्बाद हुआ? 1 2 या 3 में? 3 में। अरे उस सेंस में मत देखो बर्बाद होना, इस सेंस में देखो, मतलब दूर नहीं, बर्बाद कब होता है? पास रहने से तो होता ही है, लेकिन बात को ऐसे समझो तो मतलब ऐसे फोर्स कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, आप समझो। मतलब यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, क्यों? डिस्टेंस यहाँ बढ़ गया ना। मैग्नेट का एग्जांपल लो ना, मैग्नेट पास सामने रखेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, दूर रखेंगे तो कम फोर्स लगेगा। फोर्स के सेंस में देखो, उस सेंस में तो खैर वो तो पूरी तरीके से रिलेटिविटी वाला टर्म हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, इसी में आगे बताते हैं, यहाँ पे इसी में आगे बताते हैं। इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते थे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई क्या? R²। और ये जो फॉर्मूला है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। याद रखना, कूलम्ब। चार्ज के बारे में, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या था? कूलम्ब। एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही ये सारी चीज़ों के बारे में बताया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ। आगे पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में, बस यहाँ हल्का सा था तो हम आपको बता दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ठीक, कोई दिक्कत? चलो आगे देखो यहाँ पे। अच्छा, एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे आपको और बताते हैं। मान लो चार्ज है बहुत सारा। अच्छा, फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं? दो तरह का चार्ज है, एक प्लस एक माइनस है। हम प्लस चार्ज लेकर ही सारा काम करते हैं। आप बोलोगे सर माइनस क्यों नहीं लेके चलते हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। हम बोले कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो, कहीं भी कुछ भी कोई फील्ड दिखाना हो, तो हम प्लस चार्ज ही लेके चलते हैं। मान लिया गया ऐसा, ठीक है। माइनस भी ले सकते थे लेकिन नहीं लिया गया तो हम नहीं लेंगे। यहाँ पे हम आपको प्लस चार्ज लेकर ही सारी चीज़ों को क्या करेंगे? बताएंगे। तो प्लस चार्ज को
हम लोग लेके सारा काम करते हैं। पहला चीज़, मान लो कहीं पे प्लस चार्ज बहुत सारा है, बहुत सारा प्लस चार्ज है, इस चीज़ को भी हम समझाएंगे। बहुत सारा प्लस चार्ज है कहीं पे, ठीक है, और वो प्लस चार्ज एक दूसरे के पास एकदम स्थिर है, किसी तरीके से वो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है किसी तरीके से, ठीक है, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक। अगर वो सारे चार्ज मूव करने लगे, दैट इज डायनेमिक। दो चीज़ आया आपके पास में, अगर चार्ज रुका हुआ है स्टैटिक है, चार्ज मूव करता है डायनेमिक है। हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो डायनेमिक वाला ज़्यादा पढ़ेंगे। चार्ज को मूव करना होगा, याद रखना, यहाँ पे चार्ज को क्या करना होगा, मूव करना होगा। स्टैटिक नहीं पढ़ते हैं, आप स्टैटिक आगे पढ़ोगे क्लास 12 में। हम बता रहे हैं यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो सारा डायनेमिक पढ़ेंगे। चार्ज यहाँ आपको मूव करता हुआ नजर आएगा, इस चीज़ को ऐसा समझो। देखो ये कोई जगह है, यहाँ पे बहुत सारा चार्ज है, एक बहुत सारा प्लस चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। अभी ज़रा एक बात बताओ, और थोड़े समय में हम बता रहे हैं ये इस कंडीशन में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, ये फील करना। ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्लस इस प्लस को रिपल करेगा, दूर भेजेगा, ये वाला प्लस इसको भी तो दूर भेजेगा, ये वाला इसको भी तो दूर भेजेगा, ये वाला इसको भी तो भेजेगा, ये वाला इसको भी तो भेजेगा। हर प्लस चार्ज सारे प्लस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे भी लगाएगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, ये इस पे भी, इस पे भी, ये इस पे भी, इस पे भी, टोटल यानी कि जितने भी चार्ज वहाँ मौजूद है वो सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ओवरऑल ये सारा फोर्स मिला के जीरो हो जाता है। इस वजह से ये पता है क्या, बैलेंस है। बैलेंस होने का मतलब इक्विलिब्रियम में है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? किसी वजह से इसको डिस्टर्ब कर दे, ठीक है, किसी वजह से इसको डिस्टर्ब कर दे, ये सारा चार्ज मूव करने लगेगा। अभी जब ये इस तरीके से है, बात समझिएगा, हर बच्चे का मतलब अगर क्लास में 10 बच्चा है, पहले बच्चे का 10 से दुश्मनी है, मतलब 9 बच्चों से दुश्मनी है, दूसरे का भी सबसे दुश्मनी है, तीसरे का भी सबसे दुश्मनी, सब आपस में झगड़ेगा ना, उसको भी मारना चाहेगा, उसको भी मारना चाहेगा, उसको भी मारना चाहेगा, सब उसको भी मारना चाहेगा। कहानी समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जब देखते हैं तो देखते हैं कि ये दुश्मनी जीरो हो गया जाके, ओवरऑल मिला के, मतलब ओवरऑल फोर्स यहाँ पे नेट जीरो हो गया। इस वजह से ये अभी बैलेंस है, लेकिन टेंशन बहुत है यहाँ। टेंशन इन द सेंस फिजिक्स वाला टेंशन नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ये वाला टेंशन बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये इस कंडीशन में तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक। अच्छा, कहीं स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो तो मैनेज कर लेना। किसी वजह से इसको हम डिस्टर्ब कर दें आके, कोई प्रॉब्लम, अगर किसी वजह से इसको डिस्टर्ब कर दें आके, इसको उंगली कर दें आके, डिस्टर्ब करने का सिंपल सा मतलब है, इसको मान लो कि किसी तरीके से आप इसको क्या किए, अपने पोजीशन में इसको किसी भी तरीके से आप इसको डिस्टर्ब किए, तो ये क्या होगा, ये अपने इस पोजीशन से भागना चाहेगा। भागने का इन द सेंस मतलब मूव करना चाहेगा। अब किसी भी डायरेक्शन में, चाहे इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, ये मूव करना चाहेगा। कोई दिक्कत? अब जब चार्ज मूव करेगा तो इस केस को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक। याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक, ठीक है। जब ये मूव करना चाहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक। यही चार्ज, देखो हम बता रहे हैं, यही चार्ज जो है, ठीक है, जब मूव करने लगे, मूव मतलब मोशन में आ जाए, मूव का मतलब हो गया मोशन में आ जाए, तो ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है करंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, मूव करेगा तो टाइम लगेगा ना, तो बिना टाइम का मूव करेगा। अभी हम क्या थोड़ी देर पहले समझाए थे कि हम प्लस ही लेके चल रहे हैं, माइनस भी करा सकते हो। जो काम हम प्लस पे कर रहे हैं वही किस पे करेंगे, माइनस पे, उससे कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस एक साथ भी हो सकता है, प्लस माइनस एक साथ, फिर तो फोर्स भी तो लगाएगा ना एक दूसरे की तरह, मतलब कि और नहीं समझे आप। प्लस चार्ज पकड़े, हम प्लस पे काम कर रहे हैं, माइनस पकड़ के माइनस पे भी काम कर सकते थे, प्लस माइनस एक साथ भी रख सकते थे, ठीक है। लेकिन चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, करंट बना रहा है। कोई दिक्कत? मतलब अब जो आप करंट आपके घर पे आ रही है, जिससे आपको झटका लग रहा है, सारा काम हो रहा है, वो क्या है, वो चार्ज का मोशन है। और चार्ज के मूव करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया ना आपको हम क्या बताएं। जब तक चार्ज मूव नहीं कर रहा था तब तक वो स्टैटिक था, करंट है लेकिन स्टैटिक है। याद रखिएगा, इसको स्टैटिक करंट बोलते हैं। जब चार्ज मूव करने लगा तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायनेमिक करंट, या इसी को हम लोग करंट बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, करंट का है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। कैसे चिल्लाता है, मिटाए। चलिए देखो इधर, करंट के बारे में सिंपल से जानो। अभी बताया चार्ज मूव करता है तो करंट है, यानी कि द रेट
देखो डेफिनेशन रटना नहीं है, समझना है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज करंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो करंट है ना वो हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम। देखो रेट का मतलब टाइम से हो रहा है, कितना ज़्यादा। अगर ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा, ज़्यादा करंट, आप ऐसे देखो, चार्ज अगर बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो करंट क्या होगी? बढ़ेगी। चार्ज घटेगा तो करंट क्या होगी? घटेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? देखो जब हम, अच्छा इस कंपैरिजन को यहाँ पे समझ लो, हम बार बार नहीं समझाएंगे और आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगा। हम बोले कि ये है करंट बराबर हो गया आपका चार्ज अपॉन टाइम। दो केस, देखो केस नंबर 1 और केस नंबर 2। हम टाइम फिक्स रखते हैं, इसके लिए भी 1 सेकंड और इसके लिए भी 1 सेकंड। जनरली हम 1 सेकंड का ही टाइम मानते हैं दोनों के लिए। सबसे छोटा आपके लिए 1 सेकंड है। 1 सेकंड से छोटा समय में आपके लिए कैलकुलेशन करना मुश्किल है। देखो सबसे छोटा से छोटा चीज़ तो माइक्रो, पिको, नैनो में भी है, ठीक है? याद रखना सबसे छोटा चीज़ 10 के पावर में -12, -15, -18 में भी है। बट उतने छोटे से टाइम में कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। तो हम सबसे छोटा क्या मानते हैं? 1 सेकंड नहीं बोलते हैं 1 सेकंड देर हो गया भाई, 1 मिनट देर हो गए भाई। 1 सेकंड सबसे छोटा है आपकी कैलकुलेशन के लिए, इसलिए हम 1 सेकंड मानते हैं कि पहले केस में 1 सेकंड समय लिए थे, दूसरे केस में भी समय 1 सेकंड लिए थे। अगर पहले केस में मान लो 20 कूलम चार्ज फ्लो किए और दूसरे केस में 40 कूलम चार्ज फ्लो किए, तो ये बताओ करंट कहाँ ज़्यादा गया होगा? पहले वाले में या दूसरे वाले में? दूसरा। क्यों ज़्यादा चार्ज गया? चार्ज देखो वही बता दे, चार्ज जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा। कंडीशन यही था कि टाइम आप वहाँ पे क्या किए? कांस्टेंट कर दिए, कांस्टेंट कर दिए, दोनों के लिए फिक्स कर दिए। याद रखना जब भी किसी क्वांटिटी का कंपेयर कर रहे हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी शामिल है, उसमें पता है जिस क्वांटिटी का कंपेयर करोगे उसको छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट रख लो। गैसियस लॉ में भी ये चीज़ हम बताए थे, याद होगा। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में जब रिलेशन दिखा रहे थे, जब कंपेयर कर रहे थे तो किसी को कांस्टेंट मान के चल रहे थे ना, यही वजह है। कंपेयर करना आसान हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? याद रखिएगा चार्ज जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा। आई होप क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा, अब हम आपको करंट बता दें। करंट है क्या? चार्ज मूव किया, दैट इज करंट। चार्ज जितना ज़्यादा मूव करेगा करंट उतना ज़्यादा। चार्ज तेज़ी से मूव करेगा, करंट तेज़ी से। चार्ज धीरे धीरे मूव करेगा, करंट धीरे धीरे। भाई वो तुम किसी के जितना पास जाओगे उतना ही तो कोई चीज़ बढ़ेगी ना, ऐसे समझो। क्लियर? अब यहाँ पे इसी को हम बोल रहे रेट नहीं बोलते हैं। क्या रेट है भाई? बाजार जाते तो बोलते हो ना आलू क्या रेट दिए, 40 रुपया 60 रुपया। ये रेट आपको वही कंपेरिजन बता रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब करंट के बारे में हम आपको बताएं तो करंट के बारे में कुछ बेसिक भी जान लो। अब करंट तो है तो करंट को दिखाएंगे। अब हर जगह हम करंट नहीं लिखेंगे, करंट को दिखाएंगे। तो करंट को दिखाएंगे तो देखो यहीं पे हम एक मैप बना देते हैं आपको, ठीक है? मैप से आपको समझ में आ जाएगा। देखो करंट के लिए सिंबल क्या होता है? आई। करंट के लिए सिंबल क्या होता है? आई। चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू। टाइम का क्या होता है? टी। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? क्लियर हो? ठीक। वो मैप हम यहाँ पे आपको बना दे रहे हैं। देखो ये करंट है, याद ऐसे ही रखना। करंट का सिंबल क्या होता है? आई। ठीक। सिंबल मतलब अगर कहीं आई है तो उसको उसका मतलब क्या हो गया? करंट। अब फिर वही आई कैपिटल हो सकता है, आई स्मॉल हो सकता है। जनरली स्मॉल हम लोग दिखाते हैं बहुत कम के लिए। अगर कहीं स्मॉल आई है मतलब कम करंट है। ऐसा नहीं है कि सही में कम करंट है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम सिंबल बता रहे हैं कि आई मतलब करंट, ठीक है? अब देखो इसका कुछ यूनिट होगा ना, यूनिट क्या होगा? एम्पियर, याद रखना। फिर ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एम्पियर यूनिट क्या हो गया? एम्पियर हो गया, ठीक है? करंट को मेजर करेंगे ना, मेजर करेंगे करंट कितना पास हुआ। तो करंट को मेजर हम डिवाइस से करते हैं, एक डिवाइस से करते हैं। ये होता है ए मीटर या कहीं पे आपको एम मीटर बोला जाएगा, ऐसा एम मीटर, ठीक है? ए मीटर या एम मीटर। तो जनरली हम लोग ए मीटर ही बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक।
आगे सुनो, देखो करंट का देखो ये जो मेजर की है ना, ये इसका अमाउंट मेजर की है, याद रखना, इस चीज को अभी समझा रहे हैं हम। करंट का अगर अमाउंट मेजर करना तो एम मीटर, ठीक है, AMMETER मीटर। करंट का अगर प्रेजेंस मेजर करना है, यहाँ पे हम प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, अगर प्रेजेंस मेजर करना है तो ये मेजर करते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर से। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि देखो कहीं बहुत हल्का करंट पास हुआ, मतलब जैसे मान लो आपको पता है ना फ्रिक्शन, देखो ये वाला टॉपिक अभी बताएं, भूल गए बताना, जरूरत नहीं है, बुक में नहीं है, लेकिन इसलिए बताए नहीं। चार्ज को हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? रगड़ो, ये वाला एक्सपेरिमेंट किए हो? कागज वाला, कैसे रगड़ने से चार्ज इधर से उधर गया, प्लस माइनस क्रिएट हुआ, वो कागज को अपनी तरफ खींच लिया, अपोजिट एक दूसरे को खींचता है, चार्ज शिफ्ट किया। अच्छा वो जो रगड़, मान लो ऐसे हम ऐसे रगड़ा गए तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गया तो करंट बना होगा ना, बहुत कम करंट बना, उसको मेजर भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही जो कम अमाउंट का करंट है जिसको मेजर करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर से मेजर करेंगे, और ज़्यादा वाला को किससे करते हैं? एमीटर। आप ऐसे बताओ, आज मार्केट में दो तरह का स्कूटर बाइक है, डिजिटल मीटर वाला और एक एनालॉग मीटर वाला। अगर हम 1 किलोमीटर के स्पीड से चलें तो क्या एनालॉग 5, 10, 15 कांटा वाला वो 1 का रीडिंग देगा क्या? फील करो हम क्या समझा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जिसमें एनालॉग मीटर है 5, 10, 15, 20, 50, 120, 140 कांटा वाला, 1 की स्पीड में अगर गाड़ी चलाओगे तो 1 पे कांटा जाएगा क्या? नहीं। पर डिजिटल वाला 1 भी देगा, 1 भी बताएगा, तो बस वो गैल्वेनोमीटर है, कम से कम करंट को वो आइडेंटिफाई कर लेता है, और करंट के अमाउंट को बताने के लिए एमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। करंट से रिलेटेड याद रखिएगा, सिंबल होता है आई, अमाउंट मेजर करते हैं एमीटर से, यूनिट होता है एम्पियर, प्रेजेंस मेजर करते हैं हम लोग किससे? गैल्वेनोमीटर से। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। आगे सुनो। अब देखो एक बात बताओ, देखो ये करंट है, करंट का सिंबल आई हुआ, चार्ज Q, टाइम T, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, यही होता है ना। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम से लिखे। टाइम का क्या होता है? सेकंड। अगर मान लो यहाँ 1 की है, यहाँ 1 की है, 1/1 कितना हो गया? 1, यानी कि यहाँ भी 1। समझ में आया? मतलब अगर तुम देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमसे कोई पूछे डिफाइन करो 1 एम्पियर का करंट क्या होता है, डिफाइन 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर का करंट क्या है? अगर कोई तुमसे ये बोले कि 1 एम्पियर के करंट को डिफाइन करो, देखो ऐसा समझो, घर में AC, फ्रिज, ये सब के लिए अलग सॉकेट होता है, मोटा वाला तार होता है, देखो ना कभी सुने भी होगे, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर। एक मोटा तार होता है, एक पतला तार होता है, एक और मोटा तार होता है। भाई तार मोटा क्यों बना रहे हैं? ताकि करंट ज़्यादा जाए। ज़्यादा करंट का मतलब क्या हो रहा है? करंट हमेशा एम्पियर में मेजर करते हो, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर। इस 1 एम्पियर का मतलब क्या हो रहा है? इस 1 एम्पियर का मतलब हो रहा है 1 सेकंड में कितना कूलम किया? 1 कूलम। तब करंट कितना बना? 1 एम्पियर। अगर कहीं देखो, जेन्युइन क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए डिफाइन करो 1 एम्पियर करंट, तो 1 एम्पियर करंट इज द अमाउंट ऑफ करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड। इस चीज़ को समझिए, हम कैसे उसका फॉर्मूला पकड़े, सबका यूनिट लिख लिए। अगर आपको 1 एम्पियर करंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? यहाँ 1 और यहाँ 1, 1/1 कितना होता है? 1 होता है। यानी कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करें तो करंट कितना बनेगा? 1 एम्पियर। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? इसको लिखेंगे कैसे? इसको वैसे लिखेंगे, देखो 1 एम्पियर करंट इज अमाउंट ऑफ करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड। अच्छा, कोई अगर तुमसे बोले कि 10 एम्पियर का करंट का मतलब क्या है? 10 सेकंड में 10 कूलम जाएगा। 10/10 एक ही होगा ना, तो 10 कहाँ हुआ? 100 में 10। 100 में 10। 1 सेकंड। 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितना? 10 है कूलम। ऐसे 1 सेकंड में कितना? 10। कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। कहानी समझ गए? 16 वाला 1 सेकंड में कितना? 16। टाइम हम आपको पहले ही बता दिए थे, कांस्टेंट रख दिए हैं। सिंपल सा कैलकुलेशन यही है, फंडा यही है।
देखो 10 एम्पियर का मतलब है 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज गया है। अच्छा ये बताओ 1 एम्पियर करंट के लिए हम बोले 1 सेकंड में 1 कूलम, 1 कूलम के लिए बताए थे ना कितना इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, हाँ। याद है ना? 10 कूलम के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 1 एम्पियर जो करंट है वो बहुत कम अमाउंट की करंट है, झटका उसमें भी लगेगा, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन सप्लाई चाहिए वो आप कॉमन सेंस लगाइए। हम आपको बताएं 1 एम्पियर का करंट का मतलब क्या, अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 एम्पियर। उसी तरीके से 1 सेकंड में 10 कूलम, इसी तरीके से 1 सेकंड में 50, 500, 5000, 5 लाख, जितना करंट आपको बनाना है, जितने एम्पियर का करंट बनाना है उतना आप यहाँ पे देख लोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? आगे बढ़े। ऊपर ऊपर तो नहीं जा रहा है नहीं। क्या बाबू? ऊपर ऊपर नहीं जा रहा है? हो गया। कितना तुम कैमरामैन बनोगे? ठीक है। देखो ये एक हम आपको माइंड में बना दिए, सिंपल सा याद रखिए, एक जगह करंट लिखिए, उसका सिंबल विंबल लिख लीजिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक, अब देखो इस चीज़ को याद रखिएगा कैसे बनाएं, ये आपको हर जगह काम आएगा। ठीक है, देखो आगे बताते हैं एक चीज़। अब इसको भी मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो किसी सब्सटेंस से करंट पास होगा या नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को 2-3 पार्ट में बांट लेते हैं। ये चीज़ बचपन से पढ़ो तो ज़्यादा हमको बताना नहीं है। कोई भी जो सब्सटेंस है, हम फिर से बता रहे हैं कि अगर स्पेलिंग में कहीं दिक्कत होगा तो तुम लोग मैनेज कर लेना, हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, कोई भी जो सब्सटेंस है उसको 2-3 पार्ट में हम बांट लेते हैं। जैसे कि पहला चीज़ है आपका कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या हो गया? कंडक्टर का मतलब उससे पास होगा। अगर हीट पास हुआ तो हीट का कंडक्टर है, करंट पास हुआ तो करंट का कंडक्टर है, यही ना मतलब है। ठीक है, करंट के केस में हम आपको दूसरे तरीके से समझाएंगे, अभी ये समझिए। दूसरा आपके पास में क्या होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब पास नहीं करेगा। तीसरा आपके पास में क्या होता है? सेमी कंडक्टर का मतलब क्या होगा? थोड़ा थोड़ा पास करे, थोड़ा थोड़ा पास नहीं करे। हाँ, हम पूरी तरीके से बर्बाद होंगे, हम बिल्कुल बर्बाद नहीं होंगे, हम थोड़ा बर्बाद होंगे, थोड़ा नहीं होंगे। इस हाल में देखो ना, एक चौथा केस भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर ना। सुपर, अब तो बर्बाद होंगे बढ़िया से, हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी ले जाएंगे, वही वाला हाल। नहीं, ऐसे एगो होता प्रो, एगो अल्ट्रा, एगो प्रो मैक्स, एगो अल्ट्रा मैक्स, भाई सबका कहानी एक ही है। ये करंट को पास करेगा, ये नहीं करेगा, ये थोड़ा थोड़ा करेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं करेगा, और ये पूरी तरीके से करेगा। ठीक है, कहानी समझ गया? कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है। अब एक बात, बर्बाद कौन होना चाहता है? चाहता कौन है बर्बाद होना, लेकिन हो जाते हैं ना, यही कहानी है ना। देखो भाई सिंपल सा मतलब, कोई नहीं चाहता बर्बाद होना, लेकिन करें तो करें क्या? ठीक है, हमारे हाथ में क्या है? दुनिया जालिम बहुत है, आखिर हम मतलब इस जज्बात में क्या है? तो हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस, अच्छा इसका एग्जांपल आपको पता है ना, कंडक्टर्स में मेटल्स आ जाएगा, इंसुलेटर में वुड आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, सेमी कंडक्टर में क्या होगा? सिलिकॉन आ जाएगा। सुपर कंडक्टर का आप अगर एग्जांपल लेना चाहो तो गोल्ड, आप कॉपर नहीं, गोल्ड और सिल्वर ले सकते हैं। सुपर कंडक्टर का अगर एग्जांपल लेना चाहो तो गोल्ड और सिल्वर ले सकते हैं, लेकिन यही प्रॉब्लम है कि गोल्ड और सिल्वर का हम लोग वायर नहीं बना सकते, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। कोई दिक्कत? देखो करंट के पास करने के अकॉर्डिंग, मतलब कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम इतने पार्ट में बांट लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन हम ये समझा रहे हैं, इधर सुनिए मेरी बात, हम ये समझा रहे हैं कि आखिर बर्बाद होना कौन चाहता है? बर्बाद कोई होना नहीं चाहता, लेकिन हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम आपको ये समझा रहे हैं कि कोई भी जो कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर नहीं लिखे सब्सटेंस लिख देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कोई भी जो सब्सटेंस है ये कभी नहीं चाहता कि इससे करंट पास करें। ऐसे समझो, देखो आसान लैंग्वेज इस वजह से कर रहे हैं ताकि आसान हो जाए। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम बर्बाद हों, ठीक है? बर्बाद होने का इन द सेंस है जो भी है, समझ लो। हाँ, कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम बर्बाद हों, कोई सब्सटेंस कभी नहीं चाहेगा कि उससे करंट पास हो। अच्छा एक बात बताओ, क्यों नहीं चाहेगा कि करंट पास हो? क्योंकि उसके पास एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है।
इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक टर्म आपके पास में निकल के आ रहा है रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। इस वजह से ये करंट को पास नहीं होना चाहता है, मतलब नहीं करना चाहता है। कोई भी सब्सटेंस नहीं चाहता कि उससे करंट पास हो। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग आगे ओम्स लॉ में जब जाएंगे ना तो वहाँ पे हम बहुत डिटेल बताएंगे। अभी यहाँ समझो, कोई भी सब्सटेंस, हर सब्सटेंस के पास होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना, रोकना, जिस वजह से ये करंट को पास। अच्छा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम पास करेगा या ज़्यादा? कम पास करेगा। मतलब फील करो, रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे का इन्वर्सली है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा रोकेगा तो करंट कम पास करेगा ना। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट मेरे बर्बाद होने, देखो हम नहीं चाहते कि बर्बाद हो। क्यों नहीं चाहते? मेरा फैमिली वाला चाहता है ना। मेरा फैमिली वाला मेरे लिए रेजिस्टेंस है। मेरा फैमिली वाला अगर स्ट्रिक्ट होगा, बर्बाद होंगे क्या? स्ट्रिक्ट नहीं होगा, जाओ जो करता है कर, गोली मार दो उसको, बर्बाद होगा। ऐसे समझो, क्लियर? रेजिस्टेंस, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम कंडक्टर, हम क्या बताए थे आपको? हम एक बताए थे आपको कंडक्टर, एक हम आपको बताए थे सुपर कंडक्टर, एक हम आपको बताए थे क्या? सेमी कंडक्टर, और एक हम आपको क्या बताए थे? अब एक बात तुम लोग बताओ, इस सब में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसके पास होगा? सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इंसुलेटर के पास। किसके पास होगा? इंसुलेटर। सबसे कम किसके पास होगा? कंडक्टर। सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, समझ गए? कोई दिक्कत? क्लियर हो? हाँ, ठीक है। देखो, रेजिस्टेंस का जो हम लोग कॉन्सेप्ट है ना वो करेंगे आगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। देखो, रेजिस्टेंस हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे, थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। अब पूरा कहानी रेजिस्टेंस पर ही है। अब तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ से सब रेजिस्टेंस ही चलेगा। रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्ट करना, मतलब रोकना। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर? देखो, है क्या? इंटरनल प्रॉपर्टी है। इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब कोई चीज। इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ले लो, सब्सटेंस दैट अपोज, दैट अपोज करता है, किसको अपोज करता है? करंट, फ्लो ऑफ करंट को। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। नींद आ रहा है? नहीं ना, सो मत, नहीं तो स्त्री आ जाएगी। ठीक है? अच्छा, रेजिस्टेंस समझ में आ गया? हर किसी के पास रेजिस्टेंस है, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास क्या कम, याद रखना। हर किसी के पास रेजिस्टेंस है, किसी के पास ज़्यादा। इसका हाथ काट देंगे हम, ठीक है? कोई दिक्कत? हाथ काट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। बताओ, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास क्या कम। क्लियर हो? अब देखो, रेजिस्टेंस का भी कुछ सिंबल होता है, ऐसे समझो। रेजिस्टेंस का कुछ सिंबल होता है। रेजिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं किससे? आर से। अब अगर इसके लिए सिंबल रखे तो कुछ यूनिट होगा। इसके लिए यूनिट क्या है वो समझो। इसके लिए यूनिट है ओम। ओम, ओम ऐसा लिखें या इसको हम ऐसा लिखें, याद रखिएगा, ठीक है? ओम सिंबल होता है, या ऐसा दिखा है या ऐसा दिखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? कोई परेशानी नहीं है। रेजिस्टेंस एक इंटरनल प्रॉपर्टी जो चाहती है कि करंट उससे पास ना हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात आगे सुनो, इसी में समझ लो यहीं पर। तो कोई ये चाहेगा ना कि करंट उससे पास हो? भाई, तुम्हारा एक दोस्त चाहता है तुम अच्छा आदमी बन जाओ, तो एक तो होगा ना जो चाहता है तुम अच्छा आदमी मत बनो। आदमी बोलता है, वो गाना है ना, एक आकाश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, एक चाहता बर्बाद हो जाओ, हाँ, और एक जिंदगी मिल जाए जीने में टाइप का। मारपीट, जो भी समझ लो। तो रेजिस्टेंस चाहता है कि करंट पास न करे, तो कोई तो चाहेगा ना करंट पास करे। नहीं समझ में आ रहा है? समझ रहे हो ना? देखो, ये इस चीज़ के बारे में डिटेल हम लोग बाद में करेंगे। प्रॉपर्टी मतलब कहाँ से आया, कैसे, क्या वजह, ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ना बुक में है। पढ़ाया नहीं जाता पर बता देंगे। हम ये बता रहे हैं, वो चाहता है करंट पास ना करे, कोई तो चाहेगा करंट पास करे। जो चाहेगा करंट पास करे उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। हाँ, डेफिनेशन वही होगा, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट। कर लेना यार, यहाँ पे लिख दे रहे सीधे, दैट अलाउ। ये क्या करता है? ये अलाउ करता है, अलाउ टू फ्लो ऑफ
करंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो कंडक्टेंस का सिंबल जैसे उसके लिए आर रखे हैं ना, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है। सी रख सकते हैं पर फिक्स नहीं है। सी मतलब कुलम हो जाएगा, यहाँ सी का मतलब क्या हो जाएगा? कुलम हो जाएगा। तो कोई फिक्स नहीं है, कभी सिग्मा दिखाया जाता है, कभी कुछ और दिखाया जाता है। तो हम यहाँ पे कंडक्टेंस ही लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? कंडक्टेंस। ये अच्छा ये दिख रहा है ना, इसका उल्टा है, नहीं नजर आ रहा है? ये क्या है? इसका उल्टा है ना। हाँ। इसको लिख सकते थे 1 बाई रेजिस्टेंस, यानी कि ये रेजिस्टेंस का क्या है? उल्टा ही तो है ना। यानी कि कंडक्टेंस के लिए लिख सकते थे 1 बाई आर, कर सकते थे ना। अब बताओ इसका यूनिट अगर बनाना है, इसका अगर यूनिट बनाना है इसका कंडक्टेंस का, इसके लिए यूनिट क्या था? ओम। इसके लिए पता है क्या हो जाएगा? ओम के पावर में -1 या इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। समटाइम्स इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, देखो OHM उल्टा कर दो MHO, मुंह, समझ गए? कोई दिक्कत? बढ़िया। हम नहीं लगाए हैं, जो लगाया है उसके हिसाब से बता रहे हैं, हम क्यों लगाने जाएंगे? हम थोड़ा फिजिशियन है गधा। यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई ये चाहता था करंट नहीं पास करे, ये चाहता करंट पास करे, ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। आई होप क्लियर? दुश्मन नहीं, ठीक है। यहाँ ध्यान दो ना, खींचा खींची पे बाद में उसको देख के भी कर सकते तो फास्ट फॉरवर्ड, फिलहाल यहाँ ध्यान दो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी चीज़ समझ में आ गई ना। रेजिस्टेंस ये नहीं चाहता करंट पास करे, ये चाहता है करंट पास करे, ये पूरा सिंपल था। आपको देखो MCQ सारे यहीं से बनेगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं MCQ का जो कहानी है ना वो सब यहीं पे बनेगा। क्लियर? ठीक है, थोड़ा पीछे जाते हैं। देखो अच्छा एक चीज़ हम आपको बताए थे कि जब चार्ज एक जगह पे होता है, देखो जब चार्ज एक जगह पे होता है, बैलेंस स्टैटिक है, मूव किया तो अपने से वो थोड़ा ना मूव करेगा, उसको उंगली किए थे, डिस्टर्ब किए थे। कौन डिस्टर्ब किया? हम नहीं किए, जाके हम नहीं करेंगे वहाँ चार्ज को जाके डिस्टर्ब। यहाँ डिस्टर्ब होने वाला जो रीजन होगा वो होगा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का, वो आप अगली क्लास में करोगे। तो अगली क्लास में हम लोग क्या क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। जैसे पोटेंशियल होता है वैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हम पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगली क्लास में ही हम लोग रेजिस्टेंस यानी कि ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, और उसी ओम्स लॉ से इस रेजिस्टेंस को डिराइव करेंगे और रेजिस्टेंस का एक्चुअल मीनिंग समझेंगे कि ये आखिर निकल कहाँ से रहा है, समझ गए। और नेक्स्ट क्लास जो हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास का अगला क्लास जो हो जाएगा, उस क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे चलेंगे। यानी कि ये बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे करना है और आसानी से इसको क्या करना है, हाँ समझ के करना है। ऐसा नहीं कि बस करते चले गए और समझते हुए नहीं गए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगली क्लास हम लोग क्या टॉपिक करेंगे आपको बता दिए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार पढ़ के आना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।